दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर है 33 और ये 33 नंबर सीरीज है मैथ की। इससे पहले 32 सीरीज मैथ की अपलोड हो चुकी है जो विभिन्न एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे NTPC, DMRC, JMRC, रीट, HSSC, पटवारी, पुलिस, LDC और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले ये क्वेश्चन है। और बात करेंगे स्पेशल जो पटवारी और JMRC NTPC स्पेशल ये सीरीज है, तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले इन क्वेश्चन को जरूर लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज के हमारे इन क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन फर्स्ट की ओर चलते हैं, बात करते हैं। इससे पहले ओल्ड सोलोड पेपर और मिक्स क्वेश्चन सीरीज के लिए भी आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है, 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 7 है। कि 2 अंकों की एक संख्या है और अंकों का अगर योगफल किया जाए तो 7 आता है और इसमें से अगर 9 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक है वो पलट जाते हैं। संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो बताओ वह संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस प्रकार से, जैसे 2 अंकों वाली कोई संख्या है और उनका योग मान लो कि x है और इस संख्या में से y को घटाने पर अंक पलट जाते हैं, तो संख्या क्या होगी। इसके लिए हमारे पास से सबसे पहले तो बात करेंगे, एक जो ट्रिक है वह संख्या, यानी वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या होगी 11x और प्लस में y और इसके बटे में 2, इसके बटे में 2 होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास 11 और x हमारे पास है वो है 7, क्योंकि x यहाँ पे अंकों का योगफल है और प्लस करना है y यहाँ पे हमारे पास 9 है और इसके बटे में 2। तो इस प्रकार से इन दोनों को गुणा किया तो 11 7 77 और 77 और प्लस में करना है 9 और बटे करना है 2। इन दोनों को प्लस किया तो ये बनते हैं 86 और 86 में जब 2 से भाग किया तो ये हमारे पास आता है 43। तो देखिए वह संख्या 43 है जिन अंकों का योग 4 + 3 बराबर में 7 और इसमें से अगर 9 घटा दिया जाए, जैसे 43 में 9 घटाने पर ये बचते हैं 34, तो ये 34 में भी इसकी अंक पलट जाते हैं। जैसे 3 पहले आ गया जो बाद में था, 4 जो पहले था वो बाद में चला गया। तो इस प्रकार से वह संख्या हमारी है 43। जैसे अंकों का योग हो गया 7 और जो संख्या पलट जाती है तो वो 34 होगी। तो चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और यहाँ पे हमारा आंसर 43 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में 4 और 5 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनाती है। तो हम बात कर रहे हैं मिनट और जो घंटे की सुई है उन दोनों की, और जब 4 और 5 बजते हैं तो ये दोनों 0 डिग्री का कोण कब बनाती है। तो यहाँ पे हम अगर बात करें घड़ी की, तो ये घड़ी है यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे 12 और फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। तो यहाँ पे ये 4 हो जाता है, ये 5 हो जाता है। तो ये जो मिनट और घंटे की सुई है वो 0 डिग्री का जब कोण बनाएगी तो दोनों क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी। तो इसको दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि 4 और 5 बजे के बीच में मिनट और घंटे की सुई दोनों कब मिलती है। तो ये कब मिलती है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें से हमारे पास यहाँ पे इसका कि मिलने का समय, यानी दोनों सुइयों का मिलने का समय 2/11 और गुणा में यहाँ पे जो बजकर यानी 4 इंटू और यहाँ पे 30 और प्लस या माइनस करेंगे हम इससे 0, प्लस या माइनस करेंगे 0 और यहाँ पे हमारे पास 0 है वो जैसे कोण है कि 0 डिग्री का कोण बनना है, तो इसमें यहाँ पे ये कोण का मान हो गया। और अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करना है तो ये हमारे पास हो गया
2/11 और ये जो 4 है वो प्रथम समय यानी बज करके हो गया इंटू 30 और प्लस में से कि दोनों के मिलने का समय, और इसको हम कह सकते हैं 0 डिग्री कोण। 0 डिग्री कोण, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे 2/11 और यहाँ पे ब्रैकेट में प्रथम घंटा जो कि यहाँ पे और गुणा में 30 और प्लस माइनस करना है हमें कोण, प्लस माइनस करना है कोण। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारे पास ये 2/11 और इसके गुणा में करना है, तो प्रथम घंटा हमारे पास जो पहला समय है बजकर यानी 4 और गुणा में करना है हमें 30 और इसके प्लस माइनस करना है कोण। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस कर देंगे हम 0, क्योंकि 0 डिग्री का कोण है कोण का हमारे पास मान। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये जो प्लस माइनस है और यहाँ पे हमारे पास ये 4 और 30 को करेंगे तो ये 120 हो जाएगा और ये हमारे पास 2/11 इंटू 120 हो गया। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 सही 9/11। 21 सही 9/11 आ जाएगा, जो समय हमारे पास है कि 21। अब आपका समय क्या होगा, तो यहाँ पे आपका समय ये होगा कि एक तो जो 4:21 सही 9/11 मिनट, तो यहाँ पे 4:21 सही 9/11 मिनट हो जाएगी और यही हमारा आंसर है। इसको हम दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो दूसरे मेथड से निकालने के लिए हमारे पास जैसे यहाँ पे हम ज्ञात कर रहे हैं समय ज्ञात करेंगे, तो एक तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा बजकर और उसके यहाँ पे अनुपात लग जाएगा, फिर 60/11 और इंटू बज करके। अब बज करके तो यहाँ पे 4:05 के बीच में, तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 ये अनुपात में रखा गया है और इसके जो आगे ये हो जाएगा 60/11 इंटू 4 और इसको जब हम कट करेंगे तो ये हमारे पास 4 तो इधर अनुपात में पड़े हैं और ये हमारे पास हो जाएगा 240/11 और इन 240 में 11 का भाग देंगे तो ये हमारे पास 21 सही 9/11 आते हैं। तो ये समय हो जाएगा जो आपका 4 तो पहले बजे ही थे, अब 4 अनुपात यानी 4:21 सही 9/11 मिनट हो जाएगी। 4 सही और यानी 4:21 और 9/11 जो आगे सेकंड हो जाएगी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में 20 मजदूर 1200 जूते 7 दिन में तैयार करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बात कर लेते हैं। तो 1500 जूते यदि 5 दिन में तैयार करनी हो तो कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है कि यदि M1 व्यक्ति D1 दिन में W1 काम करते हैं तो M2 व्यक्ति D2 दिन में और WT यानी काम करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे M1 यानी पहले आदमी है, तो पहले आदमी हमारे पास है 20 मजदूर। फिर हमारे पास यहाँ पे D1 हमारे पास है 7 यानी 7 दिन में और W1 हमारे पास 1200 जूते तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास M2, देखिए M2 हमें पता नहीं है तो M2 को हम या तो X मान लेंगे या M2 ही रखेंगे। फिर यहाँ पे आगे हमारे पास हो जाएगा D2 यानी हमें दूसरा जो कार्य वो 5 दिन में करवाना है और फिर W2 यानी वर्क कितना करना है हमें 1500 जूते तैयार करने हैं। तो अब आपके पास इस प्रकार से हो तो यहाँ पे जो आपका M1 इंटू D1 और बटे में W1 बराबर में हो जाएगा M2 इंटू D2 और बटे में W2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये M2 निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास से जो M1 है 20 और D1 है वो 7 और बटे में हमारा जो W1 है वो 1200 यानी जो वर्क है 1200 जूते तैयार होते हैं। बराबर किसके होने चाहिए, देखिए M2 हमने M2 ही माना है
और इसके गुणा में यहाँ पे D2 हमारे पास है 5 की 5 दिन में तैयार होने चाहिए, और W2 कितना है, W2 हमारे पास है 1500, यानी जो 1500 जूते तैयार हो जाने चाहिए। अब इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए वैसे तो इसको क्या किया जाता है, वज्र गुणा किया जाता है, इनको इनसे और इनको इनसे, लेकिन अगर यहाँ पे हमारा कटता है तो इसको हम यहाँ काट देते हैं। और इस प्रकार से पहले हमने ये M2 ज्ञात करना है तो इसको हमने बाहर निकाल लिया है, और ये M1 और D1 और ये इसके बाहर पड़े हैं। और अब ये जो W2 है ये इसके ऊपर चले जाएगा और ये इसके गुणा में आ जाएगा, क्योंकि जब इसको वज्र गुणा किया गया है। अब इन दो जीरो से इन दो जीरो को कट कर दिया, इस 5 से किया तो ये 5 तिये 15, 3 पे कट गया, इस 3 से काटा तो ये 4 तिये कट गया, और इस 4 से काटा तो ये 5 चौके 20 हो गया, और 7 को 5 से किया तो ये हमारे पास आ गया 35, 7 5 35। अब देखिए कि हमें कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, हमें और कितने मजदूर चाहिए। तो पहले हमारे पास मजदूर कितने थे कि अब 35 मजदूर उस काम को करेंगे, तो पहले हमारे पास ऑलरेडी 20 मजदूर है, तो अब हमें 15 मजदूरों की और आवश्यकता होगी, क्योंकि 20 मजदूर तो काम कर रहे हैं, उस कार्य को 35 मजदूर करेंगे, तो 15 मजदूर अगर और लगा दिए जाए तो वो 5 दिन में 1500 जूते तैयार कर लेंगे। ये हमारे पास है M2। यानी हमें ज्ञात करना है कि कितने और मेंबर लगाने हैं। 20 तो काम कर रहे हैं पहले, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में किसी नाव की चाल शांत जल में 12.5 किमी घंटे है, प्रति घंटा की चाल है, तथा नदी की चाल है वो 2.5 किमी घंटा है, तो 30 किमी जल प्रवाह के विपरीत जाने तथा आने में कुल कितना समय लगेगा। तो आपको क्या करना है कि उसमें आने और जाने का समय ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से जब हमें समय ज्ञात करना होता है, ये बात कर रहे हैं हम ट्रिक के माध्यम से, तो जब हमें समय ज्ञात करना होता है तो इसमें हमारे पास से ये हो जाएगा दूरी, और इसके बटे में हो जाएगा चालों का योग, यानी जो चाल है उनको जोड़ दिया जाएगा। फिर हमें प्लस करना है जो दूसरी बार भी हमें दूरी और बटे में जो चाल है उनका अंतर, चालों का अंतर। देखिए, एक बार हमें क्या करना है, चाल का योग करके दूरी में भाग देना है, और दूसरी बार हमें चाल का अंतर करके दूरी में भाग देना है, और दोनों को जोड़ देना है। आपके पास आने जाने का जो समय वो आ जाएगा। तो देखिए, हमारे पास कुल दूरी है 30 किमी, और इसकी चाल है वो 12.5 है, और एक बार प्लस करनी है तो 2.5 उसकी जो जल प्रवाह की होगी। और हमें क्या करना है, प्लस करना है। प्लस क्या करना है, इसकी चाल कुल दूरी होगी 30, अब चाल का अंतर करेंगे 12.5 माइनस 2.5, और इनका जब हम अंतर करेंगे तो ये अंतर हमारे पास इधर 30 और बटे में ये हमारे पास हो गया 15, और ये जो होगा 20 प्लस इधर हमारे पास 30 पड़े हैं, और इसको घटाया तो ये हमारे पास हो गया, जो अंतर था चाल का वो 10 हो गया, और योग है वो 15 हो गया। इन दोनों का एलसीएम किया तो ये एलसीएम हमारा हो गया 30, 15 और 10 का एलसीएम 30 हो गया। इस 15 को 30 में भाग दिया गया तो 2 हो गए, और 2 को 30 से किया तो ये 60 हो गया, प्लस इस 10 का 30 में भाग दिया तो 3, और 30 को 3 से गुणा किया तो ये 90 हो गया। 90 और 60 ये हो गया 150, और बटे में 30, 1 0 से 1 0 कट कर दिया, और ये हो गया 5 तिये 15, यानी 5 घंटे। 5 घंटे का समय कि उस शांत जल में जो नाव की चाल है 12.5 किमी और नदी की चाल है 2.5 किमी, तो 30 किमी जल प्रवाह के विपरीत आने जाने के समय जो लगेगा 5 घंटे। 5 घंटे हमारा आंसर है।
और ये हमारा आंसर यहाँ पे 5 घंटे। तो चलते हैं, इसी के साथ में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्वेश्चन 5 में मोहन 20 किमी घंटा की चाल से जयपुर जाता है तथा 60 किमी प्रति घंटे की चाल से वापस लौटकर आता है, तो कुल यात्रा में औसत चाल बताइए। आपको क्या करना है, मोहन की जयपुर जाने और आने की जो चाल है उसका औसत निकालना है। तो इस प्रकार से यदि कोई संख्या आपको जो x किमी घंटे की चाल से जाती है और y किमी घंटे की चाल से वापस आती है, तो औसत चाल निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए 2x और y और बटे में आपको क्या करना है, x प्लस y करना है। इससे आपका औसत निकल जाएगा 2xy और x प्लस y और आपका ये औसत आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको करना है 2 इंटू x आपके पास 20 है और y आपके पास है 60। आपको x प्लस y करना है, x का मान 20 और y का मान है 60। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 6 दुए 12 और 12 दुए 24 और 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये बन गया 2400। ये 2400 और 2400 के बटा में ये जोड़ दिया तो ये हो गया 80। 1 जीरो से 1 जीरो कट कर दिया, 8 दिए 24, तो ये हो जाएगा 30। तो उसकी औसत चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति आवर यानी प्रति एच है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे है कि मोहन 20 किमी की चाल से जयपुर जाता है और 60 किमी की चाल से आता है। तो उसकी औसत चाल क्या हो गई है, तो उसकी औसत चाल हो गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। जब आपको जैसे x किमी घंटा की चाल से जाती है और y किमी घंटा की चाल से वापस आती है और औसत निकालना होता है, तो 2 गुणा कर देना है दोनों चालों को 2 से और दोनों को आपस में गुणा कर लेना है और बटे में दोनों चाल का योग करके इसे भाग कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर है 30 किमी प्रति घंटे उसका जो औसत आता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और यदि कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में 5 की स्क्वायर और 4 की क्यूब का मैस है क्या होगा। यहाँ पे 5 की पावर 2 और 4 की पावर 3 है, इसका मैस है निकालना है। तो देखिए पिछले वीडियो में हमने समान आधार वाले और भिन्न घात वाले का मैस निकाला था और अब हम कर रहे हैं जो कि घात भी असमान है और घातांक भी असमान है। दोनों आधार और घात दोनों भिन्न भिन्न है। जब घात तथा घातांक दोनों असमान हो तो उनका मैस यानी HCF गुणनखंड विधि के द्वारा निकाला जाता है। अब हम गुणनखंड करेंगे तो ये हमारे पास है 5 की स्क्वायर और इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 इंटू 5 की स्क्वायर तथा दूसरा जो हमारे पास है ये दूसरा क्या है हमारे पास, ये है 4 की क्यूब यानी 4 की 3 बराबर में 1 इंटू 4 की क्यूब। और इसमें अब हमारे पास गुणनखंड में जो मैस में कॉमन होता है यानी जो सभी पदों में या सभी गुणनखंडों में होना चाहिए, तो दोनों गुणनखंड में हमें जो कॉमन प्राप्त हो रहा है वो 1 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा मैस है जो HCF है वो 1 होगा, HCF 1 होगा और हमारा यहाँ पे अभिष्ट जो मैस है वो बराबर में 1 है। चलते हैं बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 1 और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में यदि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। आपको क्या करना है, लाभ का प्रतिशत निकालना है। इस प्रकार से यदि A वस्तु का क्रय मूल्य B वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ
प्रतिशत लाभ निकालने के लिए यहाँ पे a माइनस बी और बटे में b और गुणा में 100, गुणा में 100। यहाँ पे a बड़ा है b से, यहाँ पे a बड़ा है b से, इसको हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, a माइनस बी बटे b गुणा 100। तो यहाँ पे a हमारे पास है 9 और b हमारे पास है 5 और बटे में हमें b करना है तो b 5 है, गुणा करना है हमें 100। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास 9 में से 5 को घटाए तो 4 बचे और बटे में 5 है, गुणा हमारे पास 100। इससे कट करेंगे तो ये 20 हो गया और 20 को 4 से करेंगे तो ये हो गया 80%, 80% हो गया। यहाँ पे आपसे पूछा है कि यदि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ 80% लाभ प्राप्त होता है। तो इसको हम दूसरे तरीके से इस प्रकार से कि यहाँ पे जो खरीदी गई वस्तु माइनस बेची गई वस्तु और बटे में बेची गई वस्तु और गुणा में 100, इस मेथड के द्वारा भी कर सकते हैं। जो हमने ए माना था वो पहली या खरीदी होगी, बी जो बेची होगी और बटे में भी बेची गई और गुणा में 100। अगले क्वेश्चन की तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में यदि किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो 30% का लाभ के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो देखिए कोई वस्तु है वो 480 रुपये में बेचने पर हमें 20% लाभ प्राप्त होता है। वही लाभ हमें अगर 30% प्राप्त करना होता है तो हम उस वस्तु को किस मूल्य के हिसाब से बेचें। 480 में बेचने पर आपको लाभ प्राप्त होता है 20% और आपको लाभ प्राप्त करना है 30%। तो क्या करना है हमें, तो अब हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु को x में बेचने पर y% लाभ प्राप्त होता है और z% लाभ के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास से ये सबसे पहले 100 और 100 के जो हमें लाभ प्राप्त करना है यानी z लाभ प्राप्त करना है और उसके बटे में 100 प्लस हमें जो लाभ प्राप्त होता है जैसे y लाभ प्राप्त होता है और गुणा में x यानी इसका जो विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे हमारे पास ज्ञात कर रहे हैं हम विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं तो हमें करना है 100 और प्लस में देखिए हम लाभ कमाना चाहते हैं 30% तो 30 हो जाएगा। 100 प्लस में हमें लाभ कितना मिल रहा है 20% लाभ मिल रहा है और गुणा में कितने में बेची थी 480 रुपये में बेची थी। 480 रुपये में बेची थी, 20% लाभ प्राप्त हुआ है लेकिन हम 30% लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आपका मेथड रहेगा। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास ये 130 और बटे में 120 गुणा 480 और इसको जब हम कट करेंगे 1 0 से 1 0 को काट दिया और ये हो गए 12 चौके 48। 13 को 4 से गुणा किया तो ये हमारे पास हो गया 13 चौके 52 और 1 0। 520 रुपये में उस वस्तु को बेचने पर आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा 30%। जो 480 में बेच करके आप 20% लाभ कमा रहे हैं ना, उसी वस्तु को 520 में बेच करके आप 30% लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं और हमारा आंसर है 520। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर कमेंट भी करें, लाइक भी जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9, 90 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर एक मीनार के शिखर तथा तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है और आपको दी गई है चट्टान की ऊंचाई और 2 कोण। तो इस प्रकार से h मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर एक मीनार के शिखर
तथा तल के अवनमन कोण क्रम से θ1 तथा θ2 हो तो h आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो h, ये h हमारी जो मीटर ऊंची चट्टान है उसकी है, h मीटर, और यहाँ पे ये h होगी आपकी मीनार जो आपको ज्ञात करनी है, और ये कोट θ1 हो जाएगा, और इसके बटे में आपको करना है कोट θ1 और माइनस करना है कोट θ2। तो देखिए इस प्रकार से आपके पास जो दिया गया है, सबसे पहले तो आपको ऊंचाई दी गई है 90 मीटर जो एक चट्टान की है। दूसरी h आपको ज्ञात करनी है, और इस h के गुणा में आपको रखना है, तो ये 30 डिग्री है, इसका हमें √3 मान रख दिया, और इसके बटे में, अब इसके बटे में यहाँ पे √3 और माइनस करना है, तो ये आपका 1/√3 हो जाएगा। ये मान आपका है कोट 30 का और कोट 60 का। अब हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेते हैं, और इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये संख्या हमारे पास जो कि √3 माइनस 1/√3 है, और इसके बटे में 1 किया और इसका एलसीएम लिया, तो ये √3 हो गया। इस 1 को √3 से किया तो ये 3 हो गया, फिर 3 से किया तो ये 3 हो गया, और इधर √3 को √3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1, और 1 को 1 से किया तो ये हमारे पास हो गया 1, और इनको किया तो ये हमारे पास 2/√3 है, 2/√3 है। और अब हमें क्या करना है, इसको जो आगे हमारे पास जो संख्या है, ये हमारे पास आगे हमारे पास ये संख्या h√3 है, और इसके बटे में 2/√3 है, तो ये क्या करेगी, ऊपर चली जाएगी। ये संख्या जब ऊपर चली जाएगी तो इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगी ये संख्या h√3 इंटू √3, और इसके बटे में हमारे पास है 2, इसके बटे में 2 है, √3 को √3 से गुणा किया तो ये 3 हो गया, और इस प्रकार से ये h और गुणा 3/2 हमारे पास प्राप्त हो गया। और इसके बराबर में यहाँ पे हमारे पास 90 पहले से पड़े हैं, और अब हम क्या करेंगे, इस h को बाहर निकालेंगे। h को बाहर निकालेंगे तो ये 90 इंटू 2 और बटे में 3 हो जाएगा। ये जो 3 h के गुणा में थे वो भाग में चले गए, और इसको कट किया तो ये हो गया 30 दिए 90, और 30 को 2 से किया तो ये हमारे पास आ गया 60 मीटर, और उस जो मीनार की ऊंचाई है वो 60 मीटर प्राप्त होती है। उस मीनार की जो ऊंचाई प्राप्त होती है वो 60 मीटर है, और चट्टान की जो ऊंचाई थी वो 90 मीटर है। 2 आपको थीटा का मान दिया गया है, 30 डिग्री और 60 डिग्री, और ये आपके हैं कोट 30 और कोट 60। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, और विभिन्न एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप विजिट करें चैनल पे। क्वेश्चन 10, यदि 6 परिणामों का औसत 18 है और 18 परिणामों का औसत 6 है, तो दोनों परिणामों को मिलाकर के नया औसत क्या होगा। देखिए आपके पास कोई 6 संख्या है, और उनका जब औसत निकालते हैं तो 18 बनता है, और कोई 18 परिणाम है उसका औसत निकालते हैं तो 6 बनता है, लेकिन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या औसत प्राप्त होगा। यदि a परिणाम का औसत b और b परिणाम का औसत a हो, तो दोनों का मिलाने पर औसत क्या होगा। तो ये हो जाएगा 2ab और बटे में a प्लस b। ये 2 हमारे पास है, और ये 6 इंटू 18 और बटे में 6 प्लस 18, इस प्रकार से होना चाहिए। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये 18 6 के 108, और 108 को 2 से गुणा करके हमें 18 और 6 24 इसे भाग करना है। तो अब हम करेंगे तो ये 108 को 2 से किया तो ये हमारे पास हो गया 216, और 216 में 24 का भाग देते हैं तो ये हमारे पास आता है 9, 24 में 216। तो
अब जो इनका मिलाकर के औसत प्राप्त होगा वो हो जाएगा 9, यानी 216/24 और 24×216। तो हमारे पास जो औसत है वो 9 प्राप्त होता है। दोनों को मिला दिया जाए तो 6 परिणामों का औसत 18 और 18 परिणामों का औसत 6 है। दोनों को मिलाकर के जो औसत प्राप्त होता है वो 9 प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर करने के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।